Very good morning, student. Today is 8/5/2020, and we will discuss about the variable displacement pump. And in my previous class, we have already discussed about the fixed displacement, balanced pump, fixed displacement, unbalanced vane pump. But in this class, we will discuss about the variable displacement vane pump. Okay, before starting variable displacement vane pump, we have to gain some knowledge about what is the meaning of cartridge assembly. Cartridge assembly means what? Very often in vane pumps, the piping mechanism is designed and formed as an integral assembly which normally is called a cartridge assembly. Means वहाँ क्या रहता है? At first अगर हम लोग मेरे पिछला जो क्लास में मैं जो ड्राइंग किया था वेन पंप का, उस वेन पंप का ड्राइंग में हम लोग देखे थे कि वहां पे एक इनलेट और आउटलेट पोर्ट रहता है, एक रोटर रहता है, रोटर के आसपास में वेन्स रहता है, और इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट, रोटर रहता है, वेन्स रहता है, कैमरिंग रहता है, पोर्ट प्लेट रहता है. तो तीनों पार्ट मान के चलो, ये एक सर्कल है, यहां पे एक सर्कल है और बीच में एक सर्कल है. ठीक है, तो ये जो वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल में इनलेट पोर्ट आउटलेट पोर्ट है. ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल में रोटर और वेन्स लगा हुआ है, और ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल में पोर्ट प्लेट एंड कैमरिंग लगा हुआ है. ठीक है, तो ये तीनों एक साथ अटैच्ड होता है, अटैच असेंबल होता है, इसलिए इसको हम लोग कार्ट्रिज असेंबली बोलते हैं. तो कार्ट्रिज असेंबली मतलब क्या है कि वेन पंप में जो पंपिंग मैकेनिज्म होता है वो डिजाइन किया जाता है एज एन इंटीग्रेटेड असेंबली which is normally is called a cartridge assembly. This consists of vanes, rotors, camring, port plate, inlet port and outlet port. ये सब चीज एक दूसरे के साथ सैंडविच के जैसे, जैसे एक सैंडविच में क्या होता है, दो ब्रेड रहता है, दो ब्रेड के बीच में सारा चीज रहता है. तो यहाँ पे भी ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, मतलब ये एक सर्कुलर प्लेट है, ये एक सर्कुलर प्लेट है, ये सर्कुलर प्लेट में इनलेट पोर्ट आउटलेट पोर्ट रहता है, ये सर्कुलर प्लेट में पोर्ट प्लेट एंड कैमरिंग रहता है, और बीच वाला जो सर्कुलर प्लेट है वो सर्कुलर प्लेट में रोटर्स एंड वेन्स रहता है. तो ये तीनों जब एक दूसरे के साथ असेंबल करते हैं, दैट टाइम दिस असेंबली इज कॉल्ड कार्ट्रिज असेंबली. ये कार्ट्रिज असेंबली की क्या कर, इसलिए हम लोग इस तरीके से असेंबली करके बनाते, क्योंकि अगर मान लो वेन्स का जब रोटेशन, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द वेन्स, ड्यू टू द hydraulic fluid contact of the hydraulic fluid with the plate surface, ड्यू टू द वेन के साथ जो हाइड्रोलिक फ्लूइड का जो कांटेक्ट होता है, इसकी वजह से अगर वेयर होता है या कोरोसिव फोर्स उसके अंदर ऊपर जनरेट होता है, प्लेट के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, पंप के अंदर अगर मलफंक्शंस क्रिएट होता है, तो उस टाइम में ये सारा चीज को हम लोग डिसअसेंबल करके और इस चीज को फिर से हम लोग रिपेयर करके एक दूसरे के साथ असेंबल करके रख सकते हैं. असेंबल करके फिर से हम लोग पंप को वर्किंग प्रिंसिपल पे हम लोग ला सकते हैं. राइट, सो अनदर एडवांटेज इज दैट व्हाइल फिटिंग द न्यू कार्ट्रिज, जब ये जो तीनों चीज एक साथ मिल के असेंबली होकर जो कार्ट्रिज बनता है, वेन्स, रोटर, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट, कैमरिंग, पोर्ट प्लेट, ये छह को चीज जो एक दूसरे के साथ असेंबली होकर जो कार्ट्रिज असेंबली बनता है, इसका और एक एडवांटेज ये है कि व्हेन द पंप वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड by using a cartridge having identical external dimension but changing the internal dimension to suit the current and anticipated pumping requirement. मतलब as it is हम लोग जानते हैं कि वेन अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू द रोटेशनल फोर्स वेन अपने हिसाब से वो वेन ऊपर मतलब बढ़ता है और घटता है ड्यू टू द मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग. राइट, तो मुझे जिस टाइम वॉल्यूम मेरा ज्यादा रहेगा उस टाइम मेरा वेन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा. वॉल्यूम जब कम होगा, सॉरी वॉल्यूम जब ज्यादा होगा, मतलब पंप चेंबर के अंदर अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वेन का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम रहेगा. तो इसकी वजह से क्या होता है कि वेन अपने हिसाब से वो वॉल्यूम को कवर कर सकता है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड मेरा पंप के अंदर में एंट्री कर रहा है. सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड कार्ट्रिज असेंबली. इसका दिस कार्ट्रिज इज, ये जो कार्ट्रिज का जो डायग्राम क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारा चीज मैं नोट्स में दे दूंगा. ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्ट आ जाऊंगा वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट वेव पंप में, क्योंकि हम लोग का अभी भी सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा हुआ है और हम लोग को ये सिलेबस फिलहाल कंप्लीट करना है अगस्त तक, तो जुलाई लास्ट तक. तो मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में जा रहा हूँ.
नेक्स्ट पार्ट में जाने के लिए हम लोगों को ये जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। एक सेकेंड। सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट वेन पंप। ओके, what it has said, in variable displacement the discharge of pump can be changed by varying the eccentricity between rotor and pump camering. Look here, देखो यहां पे जो मेरा रोटर है, राइट, यहां पे जो मेरा कैमरिंग है, देखो यहां पे कैमरिंग है, राइट, ये सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे फ्लूइड एंटर कर रहा है, यहाँ पे ये मेरा वेन से, अगर ये वाला डायग्राम, ये राइट साइड डायग्राम, तुम लोगों के सामने अभी दो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये दो डायग्राम का अगर राइट साइड डायग्राम अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि रोटर का जो एक्सिस और जो मेरा कैमरिंग का जो एक्सिस है वो दोनों एक्सिस सेम नहीं है, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ इसेंट्रिक है, राइट। तो ये जब ये रोटर रोटेट कर रहा है तो वेन्स अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर रहा है ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स, एंड यहां पे एक स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज पार्ट दिस स्क्रू कैन बी एडजस्टेड। अगर हम लोग स्क्रू को ढीला करेंगे तो मेरा ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, और अगर हम लोग स्क्रू को थोड़ा टाइट करेंगे तो मेरा कम अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। तो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट वेन पंप, राइट, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बैलेंस्ड वेन पंप, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बैलेंस्ड वेन पंप। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट मेरा वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे स्टडी करूंगा, क्या बोला जा रहा है कि इन वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ पंप कैन बी चेंज्ड बाय वेरिंग द इसेंट्रिसिटी बिटवीन रोटर एंड पंप कैमरिंग, एंड इसेंट्रिसिटी इंक्रीज द पंप डिस्चार्ज इंक्रीजेस, with decrease in eccentricity discharge decreases and oil flow completely stop when rotor becomes concentric to pump campering। मतलब क्या बोला जा रहा है, जब ये जो पंप कैम्परिंग है, ये पंप कैम्परिंग जब स्टॉप हो जाएगा तब मेरा ऑयल फ्लो स्टॉप होगा, क्योंकि मैंने पंपिंग एक्शन में क्या बताया था कि जब जब कोई गियर हो या वेन हो जब रोटेट करना शुरू करता है तो ड्यू टू द जनरेशन ऑफ द सक्शन और वैक्यूम in between the two teeth of the gear, in between the veins, the oil from the oil chamber, the oil comes through the suction port and it enters into the oil chamber, right। तो जिस टाइम ये जो रोटर है, ये जो रोटर हम लोग दिखाई दे रहा है, ये जो रोटर है, रोटर जब कैमरिंग के साथ कंसेंट्रिक हो जाएगा उस टाइम सक्शन पार्ट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ऑयल चेंबर से ऑयल आना बंद हो जाएगा। लेकिन फिर जब रोटर रोटेट करना शुरू करेगा फिर वो इसेंट्रिक वे में रोटेट करना शुरू करेगा, जब वो इसेंट्रिक वे में रोटेट करना शुरू करेगा तब जो दो पंप चेंबर के अंदर सक्शन क्रिएट होगा और ऑयल चेंबर से मेरा फ्लूइड आएगा, एंट्री करेगा अंदर में, और वो फ्लूइड अच्छी तरीके से कंप्रेस्ड होगा, वेलोसिटी गेन करेगा, पावर जनरेट करेगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। So what is next? So this is the actual cross-sectional view of the pump, right? So we will see this. Stop when rotor becomes concentric to pump camber. So this is the pressure compensator adjustment turned clockwise to increase setting. Okay. प्रेशर कॉम्पेंसेटर एडजस्टमेंट मतलब सोचो दो प्लेट है, ओके, ये दो प्लेट है, दो प्लेट का यहाँ पे मैंने एक नट बोल्ट को फिक्स किया हो, यहाँ इस दोनों प्लेट का इस पोजीशन में भी होल है, इस पोजीशन में भी होल है, तो ये दोनों प्लेट के यहाँ पे नट बोल्ट मैं फिक्स किया हो। अब मैं नट जितना टाइट करूंगा, राइट, मैं नट जितना टाइट करूंगा उतना क्या होगा, दोनों प्लेट के अंदर जो गैप होगा वो गैप क्लोज्ड होगा। मैं ऊपर से फिक्स किया हो, नीचे से भी फिक्स किया हो, तो मैं इसको जितना टाइट करूंगा तो दोनों प्लेट के बीच गैप क्लोज्ड होगा, मतलब गैप घटेगा, मतलब उन दोनों प्लेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहां पे भी एक प्रेशर कंपेंसेशन एडजस्टमेंट टर्न क्लॉकवाइज टू इंक्रीज सेटिंग, देखो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है प्रेशर कंपेंसेटर एडजस्टमेंट टर्न क्लॉकवाइज टू इंक्रीज सेटिंग। मतलब अगर हम लोग इस नट बोल्ट को क्लॉकवाइज करेंगे, बेसिकली रोटेशनल वाल्व का फंडा क्या होता है, अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज करता हूं तो मेरा फ्लूइड
पास होता है मतलब उस एरिया में वैक्यूम क्रिएट होता है तो वो फ्लूइड उसको कवर करता है, और क्लॉकवाइज करता हो तो वो ब्लॉक्ड होता है। तो यहाँ पे भी सेम फंडा सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मैं स्क्रू को मैं फुल्ली टाइट करूंगा तो मेरा इस पंप चेम्बर के ऊपर, ये जो पंप चेम्बर, ये पंप चेम्बर के ऊपर मेरा प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, राइट। और अगर हम लोग इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो मेरा वो जो प्रेशर वो कम जनरेट होगा। दैट्स व्हाई फॉर द फिक्स डिस्प्लेस फॉर द वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बैलेंस्ड वेन पंप के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्क्रू यूज करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है राइट साइड में देखो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एडजस्टमेंट टर्न क्लॉकवाइज टू रिड्यूस मैक्सिमम फ्लो। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एडजस्टमेंट टर्न क्लॉकवाइज टू रिड्यूस मैक्सिमम फ्लो मतलब क्या है, अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो मेरा इनलेट पोर्ट से जो मेरा फ्लूइड मैक्सिमम फ्लूइड मेरा पंप चेंबर के अंदर डिस्चार्ज हो रहा था वो मेरा डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि रोटेशनल वाल्व को अगर कोई भी पाइप के अंदर में जो वाल्व रहता है या घर का जो बाथरूम है उस बाथरूम में जो नल लगा हुआ रहता है वो नल को अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बंद करते, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते तो फ्लूइड का फ्लो क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, ऑब्वियसली घटता है, राइट। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करते तो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता है, फ्लूइड का फ्लो बढ़ता है। ओके, यहां पे भी सेम चीज हो रहा है। अगर हम लोग स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो मेरा जो गैप है ये गैप घटता जाएगा। गैप अगर घटेगा तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो फ्लूइड का जो मैक्सिमम फ्लो पंप चेंबर के अंदर एंट्री करता है उसको हम लोग रोक सकते हैं, मतलब हम लोग वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं। कभी हम लोग स्क्रू नट को टाइट करेंगे तो मेरा कम डिस्प्लेसमेंट होगा, कम फ्लूइड एंट्री करेगा। जब स्क्रू नट को लूज करेंगे तो मेरा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, ज्यादा मेरा ऑयल फ्लो होगा। और प्रेशर कॉम्पेंसेटेड एडजस्टमेंट क्या करता है, वो मेरा प्रेशर को वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बैलेंस वेन पंप और अनबैलेंस वेन पंप मतलब प्रेशर डिस्प्लेसमेंट को, प्रेशर को मेरा वो बढ़ाता है या घटाता है। तो यहाँ इस लेफ्ट साइड में जो स्क्रू लगा हुआ है वो प्रेशर कॉम्पेंसेटर स्क्रू है, और राइट साइड में जो स्क्रू लगा हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट स्क्रू है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एडजस्टमेंट स्क्रू है जो मेरा फ्लूइड का फ्लो को कंट्रोल करता है। So this is the vane pump actual working principle. यहाँ पे क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मेरा ग्रीन साइड से देखो, यहाँ पे मेरा ग्रीन साइड से फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा ग्रीन साइड से फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है, ओके। और ये स्क्रू के वजह से कितना मेरा फ्लूइड, ओके आई एम रॉन्ग। यहाँ पे मेरा ग्रीन साइड, यहाँ पे जो ग्रीन डायरेक्शन दिया हुआ है ये ग्रीन डायरेक्शन से मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फ्लूइड फ्लो करने के बाद एंट्री कर रहा है, एंट्री करने के बाद ये जो ब्लैक एरो है, ब्लैक एरो की वजह से वो लेफ्ट तुम्हारा पंप का राइट साइड में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रू एडजस्टमेंट की वजह से जिस तरीके का, जितना मेरा स्क्रू एडजस्टमेंट में जितना मैं गैप दूंगा उतना फ्लूइड मेरा पंप चेंबर के अंदर एंट्री करेगा। पंप चेंबर के अंदर एंट्री किया, उसके बाद ड्यू टू द वेन एडजस्टमेंट ये क्या होगा, वेन एडजस्टमेंट की वजह से ये फ्लूइड मेरा कंप्रेस्ड होगा, वेलोसिटी गेन करेगा और यहां से मेरा वो फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये जो मेरा काम कर रहा है, ये स्क्रू मेरा जो काम कर रहा है, राइट साइड में जो स्क्रू है वो स्क्रू मेरा काम कर रहा है एज अ डिस्प्लेसमेंट एडजस्टमेंट स्क्रू है, और लेफ्ट साइड में जो मेरा स्क्रू काम कर रहा है वो प्रेशर कंपेंसेटर है, वो प्रेशर बढ़ाने के लिए। देखो यहाँ पे जो नट है वो नट कुछ स्पाइरल वे में है, तो अगर हम लोग इस नट को अगर टाइट करूंगा, लेफ्ट साइड में जो नट दिया हुआ इसको अगर जितना मैं टाइट करूंगा ये वाला एरिया में, मतलब अंदर का जो एरिया में, थ्रेडेड एरिया में प्रेशर ज्यादा होगा। जब भी ये प्रेशर ज्यादा होगा वो फ्लूइड ज्यादा तरीके मतलब मैक्सिमम वे में इस स्क्रू वेन्स के अंदर एंट्री करेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा और ऊपर से बाहर की तरफ डिस्चार्ज हो जाएगा। So this is a typical displacement है ये। यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि 1100 सेंटीमीटर क्यूब पर आरपीएम होता है, पर टाइम और मिनट होता है। टिपिकल प्रेशर टू 160 बार। सिंपल मल्टीपल असेंबलीज जो मैंने बोला कार्टिज असेंबली यूज होता है। रेंज ऑफ पंप कंट्रोल्स होता है, लो नॉइज होता है,
रेंज ऑफ पंप कंट्रोल्स होता है, लो नॉइज होता है एंड लो कॉस्ट का होता है। यहाँ पे तुम लोग थोड़ा ध्यान देना, नीचे वाला जो पंप का डायग्राम है थोड़ा ध्यान दोगे, ग्रीन साइड से मेरा फ्लूइड एंट्री कर रहा है, ग्रीन साइड से मेरा फ्लूइड एंट्री करने के बाद अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट स्क्रू ये फ्लूइड के अंदर चेंबर के अंदर एंट्री कर रहा है, और यहाँ से अगर लेफ्ट साइड में जो स्क्रू दिया हुआ है ये मेरा प्रेशर कॉम्पेंसेटेड स्क्रू है, इसको मैं जितना टाइट करूंगा उतना मेरा फ्लूइड क्या होगा, राइट साइड टू लेफ्ट साइड के तरफ, सॉरी लेफ्ट साइड टू राइट साइड की तरफ जाएगा, मतलब ऑयल चेंबर के अंदर एंट्री करेगा। उसके बाद ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द रोटर द वेन विल बी रोटेटेड एंड एडजस्टेड एंड आफ्टर गेटिंग प्रेशर एंड वेलोसिटी फ्रॉम द पंप इट विल बी डिस्चार्ज थ्रू द अपसाइड ऑफ द पंप। सो ये बेसिकली वेरिएबल वेन पंप का वर्किंग प्रिंसिपल है। Next, what are the advantage of vane pump? Advantage of vane pump is low noise but higher than screw pump. स्क्रू पंप में स्क्रू पंप इज वेरी क्वाइट, मतलब बहुत ही शांत प्रोसेस में इसका पंपिंग एक्शन होता है। बट वेन पंप का क्या है, वेन पंप में भी लो नॉइज होता है बट ये स्क्रू पंप से ज्यादा होता है। स्क्रू पंप में अगर 5 डेसिबल सॉरी 0.01 डेसिबल होता है तो वेन पंप में वो 0.02 डेसिबल साउंड जनरेट करता है। रेंज ऑफ वर्क फ्रॉम 500 टू 1800 आरपीएम, 500 से 1800 आरपीएम के अंदर ये काम करता है। सेमी कंटिन्यूअस फ्लो है। इस सेमी कंटिन्यूअस फ्लो मतलब क्या है कि ये फ्लो कंटिन्यूअस होगा बट एक सर्टेन टाइम में ड्यू टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्रू, मैं अगर पिछला वाला साइड में जाता हूं, एक सर्टेन टाइम में ये जो राइट साइड में नीचे वाला पंप का जो राइट साइड में जो स्क्रू है वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एडजस्टमेंट स्क्रू है, इसके वजह से वो फ्लो सेमी कंटिन्यूअस होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। ऑयल चेंबर से सक्शन पोर्ट के थ्रू से जो फ्लूइड मेरा पंप के अंदर एंट्री किया वो फ्लूइड कंटिन्यूअस फ्लो के द्वारा पंप चेंबर के अंदर एंट्री नहीं कर पाता है, क्योंकि बीच में एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एडजस्टमेंट स्क्रू दिया जाता है जो जिसका रोटेशन के वजह से क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से फ्लूइड का जो फ्लो का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वॉल्यूम है, वो मेरा घटता है और बढ़ता है, मतलब रिड्यूस होता है या तो हम उसको मैक्सिमम कर सकते हैं। तो इसलिए इस फ्लो को हम लोग बोलते हैं सेमी कंटिन्यूअस फ्लो। नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ वर्क बिटवीन 50 टू 8 बार, वेरी लो प्रेशर में काम करता है, 50 से 80 बार के अंदर काम करता है ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बैलेंस वेन पंप और अनबैलेंस वेन पंप। द वेन मोटर मस्ट हैव स्प्रिंग बैकवर्ड टू द वेन टू द फोर्स टू फेस ऑफ द फ्लो। द वेन मोटर मस्ट हैव स्प्रिंग बैकवर्ड टू द वेन टू फेस द फ्लो। इसका मतलब क्या है, मैंने पहले ही बोला था कि ये जो वेन्स है, देखो सेंटर में जो वेन्स है, ये वेन्स का नीचे वाला पार्ट में, मेरा पिछला वाला क्लास अगर फॉलो करोगे, वेन्स का नीचे वाला पार्ट में एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है और ड्यू टू फॉर द अचीवमेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द कैमरिंग, मतलब स्प्रिंग को मान लो यहाँ पे मेरा कैमरिंग का लास्ट पोर्शन और ये मेरा वेन है, तो वेन जब इसेंट्रिक वे में रोटेशन करेगा तो कोई जगह में ज्यादा डिस्टेंस का ज्यादा गैप होगा, कोई जगह में कम गैप होगा। तो जिस जगह में ज्यादा गैप होगा वहां पे वो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वेन इस तरीके से सडन एक्सपेंशन होता है, और जहां पे कम गैप होगा वहां पे वो कम एक्सपेंशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द रोटेशन, eccentric rotation, the vein can be adjusted due to the spring. So यहाँ पे वही चीज बोला जा रहा है एडवांटेज में, the vein motor must have spring backward to the vein to the phase flow. So next, okay, so now I will see a animation. Okay, मैं एक एनिमेशन अभी देखूंगा कि मेरा किस तरीके से ये वेन पंप वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट वेन पंप मेरा काम करता है, वो मैं अभी देख लूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा ये वाला लेक्चर को एक बार स्टडी करूंगा।
Here is the adjusting screw which is provided for the vary the discharge. मैं पहले ही बोला था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट स्क्रू एडजस्टमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट स्क्रू एडजस्टमेंट होता है जिसकी वजह से मेरा फ्लूइड फ्लो करता है. बाय टर्निंग दिस स्क्रू द रिएक्शन रिंग कैन बी मूव्ड अप और डाउन. ये जो रिएक्शन रिंग है, द टर्निंग दिस स्क्रू, अगर ये स्क्रू को हम लोग रोटेट करेंगे तो ये जो रिंग है ये रिंग मूव अप एंड डाउन होगा. ये जितना अप हो ऊपर की तरफ जाएगा मेरा फ्लूइड का फ्लो, वॉल्यूम ऑफ फ्लो वो उतना कम होगा, और जितना नीचे की तरफ आएगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करेंगे उतना मेरा फ्लूइड का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा. द रिएक्शन रिंग कैन बी मूव्ड अप और डाउन. This causes the offset between rotor center and reaction ring center to change. By changing this offset, we can change the pocket size in the discharge or displacement. मतलब अगर adjusting screw को अगर हम लोग ज़्यादा रोटेट करेंगे तो मेरा displacement और जो discharge वो मेरा कम हो जाएगा, और अगर हम लोग उसको एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा रोटेट करेंगे तो मेरा displacement और discharge वो मेरा ज़्यादा हो जाएगा. ओके, तो मैं एक छोटा सा एनिमेशन देखूंगा वेन पंप का एनिमेशन. 21 सेकंड का ये एनिमेशन वीडियो है, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो. So this is a one type of vein pump. Here is a one screw. देखो तुम लोग का जो फ्रंट व्यू में फ्रंट तुम लोग का लेफ्ट साइड व्यू में एक स्क्रू लगा हुआ है, लेफ्ट साइड व्यू में एक स्क्रू लगा हुआ है, नीचे बॉटम में एक स्क्रू लगा हुआ है. ये जो बॉटम का जो स्क्रू है ये बॉटम का स्क्रू है मेरा मैक्सिमम एडजस्टमेंट डिस्प्लेसमेंट स्क्रू, और लेफ्ट साइड में जो स्क्रू लगा हुआ है वो है मेरा प्रेशर कंपेंसेटर, जो मेरा प्रेशर को चेंजेस करने के लिए, प्रेशर को बढ़ाने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. Types of pumps exist to assist fluid movement in a variety of systems. An external gear pump uses two gears rotating against each other, create chambers of varying sizes within the pump. वेन पंप का देखो कैसे काम करता है. Enters at the largest chamber. देखो यहाँ पे बॉटम में स्क्रू लगा हुआ, स्प्रिंग लगा हुआ है हर एक वेन का. ओके, हर एक वेन का स्प्रिंग लगा हुआ है. यहाँ से जो ब्लू कलर का फ्लूइड एंट्री कर रहा है पाइप के थ्रू से, और ड्यू टू द वेन्स मूवमेंट ये जो फ्लूइड है वो फ्लूइड कंप्रेस्ड हो रहा है, और कंप्रेस्ड होके डिस्चार्ज पाइप पोर्ट से वो डिस्चार्ज हो जा रहा है. देखो यहाँ पे एक बार इसका मोशन थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, एक बार इसका मोशन थोड़ा सा ऑब्जर्व करना. देखो ये वाला जो स्प्रिंग है मतलब जो जहाँ पे इनलेट पोर्ट से जो फ्लूइड डिस्चार्ज चेंबर में एंट्री कर रहा है उस टाइम स्प्रिंग का पोजीशन, फिर सेकेंड टाइम स्प्रिंग का पोजीशन, थर्ड टाइम स्प्रिंग का पोजीशन, फोर्थ में स्प्रिंग का पोजीशन, फिफ्थ एंड सिक्स में स्प्रिंग का पोजीशन थोड़ा सा तुम लोग ऑब्जर्व करना. Viscosity fluids at relatively higher pressures can dry run for short periods and develop a good vacuum. Their disadvantages include complexity and their unsuitability for both high pressure and high viscosity fluids. Piston pumps come in many different forms. A swash plate is a device used for मैं और एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसका रोटेशन को थोड़ा तुम लोग ऑब्जर्व करना. ओके, varying sizes within the pump. स्प्रिंग रोटेशन और वेन का मोशन को तुम लोग ऑब्जर्व करना. At the largest chamber. As the vanes rotate and retract, the chambers get small. देखो स्प्रिंग अपने हिसाब से फॉर ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्लाइड कर रहा है और वेन को मैक्सिमम अचीवमेंट एंड मिनिमम अचीवमेंट करवा रहा है. सो दिस इज द मेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वेन पंप. These are the advantage is the low viscosity fluid at high pressure can be compressed and getting velocity. This is a dry run for short periods. Short periods में ये काम हो सकता है. Develops a good vacuum. Complexity disadvantage क्या है? Complexity है अनसूटेबिलिटी फॉर हाई प्रेशर. मैंने पहले ही बताया था कि 40 से लेकर 80 बार तक इसमें काम होता है, जहाँ पे गियर पंप में 500-400 बार तक काम होता है. डज नॉट रन हाई विस्कोसिटी फ्लूइड. हाई विस्कोसिटी फ्लूइड मतलब ज्यादा थिकनेस का फ्लूइड को ये वेन पंप
कंप्रेस्ड और वेलोसिटी जनरेट नहीं कर पाता है, पावर जनरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि हाई विस्कोसिटी फ्लूइड का एक लेयर दूसरा लेयर के साथ रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है। इसीलिए ये वेन पंप सिंपल लो विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए यूज होता है और लो प्रेशर जनरेट करने के लिए ये वेन पंप यूज होता है। ओके, सो दिस इज द फुल्ली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वेन पंप, and from the PPT we have already completed this. What are the vein pump working principle, what are the component? First component is rotor, cam ring, vanes, pressure compensator screw, maximum displacement adjustment screw, vanes के अंदर जो spring लगा हुआ रहता है, these are the components. What are the working principle? You have to define a diagram, draw a diagram, and you have to write the working principle. What you have understood from my lecture, you have to just write it in your working principle, and after that you have to give some advantages. Here all it is written. Also I will give some notes on the advantages. Here the advantages of the vane pump and disadvantages of the vane pump is what? Disadvantage of vane pump, ये हाई प्रेशर के लिए यूज नहीं हो पाता है, 40 to 80 बार के अंदर काम करता है। और दूसरा है कि हाई विस्कोसिटी फ्लूइड, जो हाई विस्कस फ्लूइड के लिए ये पंप हम लोग यूज नहीं कर पाते, इस पंप के लिए हम लोग हमेशा लो विस्कोसिटी फ्लूइड यूज करते हैं। सो इन दिस क्लास वी हैव कंप्लीटेड ऑल द वेन पंप पोर्शन, and in my next class I will start the piston pump, and after that I will discuss the directional flow valve and all other that. Okay, so thank you for attending my class, and have a nice day, stay home and stay live. Thank you.